ठीक है जी। तो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले बाबर। अगर आपको बाबर के बारे में याद होगा तो मैंने बताया था कैसे वो बेचारा 4 युद्ध लड़ता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, क्या खेलते हुए, चौगान खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बेटा इसका इसका बेटा आता है हुमायूं। अगर आपको याद हो तो हुमायूं को बहुत समस्या आई। हुमायूं का जो कार्यकाल रहा, पहले वो रहा और उसने अच्छा खासा युद्ध वगैरह लड़े, लेकिन बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ जो कन्नौज हुई 1539 में, बैटल ऑफ चौसा और 1540 के अंदर बैटल ऑफ कन्नौज हुई, तो बाबर को भागना पड़ा एग्जाइल के अंदर। अगर आपको याद हो तो बाबर को यहाँ से वहां भागना पड़ा था। याद आया? तो देखिए बाबर 1526 से लेकर 1530 तक गद्दी पे रहा। हुमायूं का 2 बार कार्यकाल बना, एक बार बना 1530 से लेकर 1540 तक, और इसके जो बीच का टाइम था वो था सूर्य एम्पायर का। जो सूर्य एम्पायर था उसका टाइम पीरियड था। सूर्य एम्पायर ने 1530 से लेकर 1540 तक, इन 10 सालों तक उसने तो राज करा ही करा है। सॉरी, 1530 40 से लेकर 1500 लेके 55 तक। ठीक है, वो गलती से टाइम गलत लिखा हुआ है। 1540 से लेके 1555 है उसका टाइम पीरियड, जो सूर्य एम्पायर ने भारत में राज करा हुआ है। मैंने आपको बताया था जो शेर शाह सूरी था वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर था सूर्य एम्पायर का। कैसे उसको शेर खान की उपाधि मिली थी, याद है सब कुछ। और उसके बाद उसकी डेथ के बाद उसका बेटा बनता है आदिल शाह सूरी। और जब उसकी भी डेथ हो जाती है तो एक जटिल समस्याएं होती हैं कि अगला राजा कौन बनेगा। और इसी का फायदा देखते हुए जो हुमायूं होता है वो भारत पर दोबारा से आक्रमण करता है और गद्दी को पा लेता है। मैंने आपको बताया था कि उसने 2 बैटल्स लड़ी थी, एक छोटी बैटल थी और एक बड़ी बैटल थी। उन बैटल्स को वो लड़के अपनी गद्दी को संभाल लेता है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि जब उसका एग्जाइल का पीरियड था, जब उसको भागना पड़ा था, तो वो सिंध की तरफ भागा था। वो सिंध से एंटर करके फिर वो काबुल की साइड चला गया था, वहां से होते हुए वो पर्शिया चला गया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इसने बहुत छोटी सी लड़की से शादी करी थी जो 14 साल की थी। एक मौलवी की बेटी थी हुमायूं। हुमायूं ने जो शादी करी थी वो एक मौलवी की बेटी थी 14 साल की, उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। तो शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और जब वो सिंध जा रहे होते हैं तो एक किला आता है अमरकोट का। कौन सा किला होता है? अमरकोट का किला होता है, जहां पर वो अपने बेटे को जन्म देती है। और अमरकोट का जो राजा होता है उसका नाम होता है राणा प्रसाद। तो बहुत ही कठिन समय होता है क्योंकि ये भागा होता है। सूर्य एम्पायर बहुत खतरनाक एम्पायर होता है। तो 15 अक्टूबर 1542 के अंदर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। हमीदा बानो बेगम इसकी जो मदर होती हैं, और इसके फादर का नाम क्या होता है? हुमायूं होता है। और वो आपको पता होगा धीरे 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 कर करके वो काबुल तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। और आपको याद होगा कि ये आगे लेके नहीं जा रहा था अपने बेटे को। हुमायूं अपने बेटे को आगे लेके नहीं गया था, जो वो था उसको वो काबुल में छोड़ के चला जाता है। ठीक है जी। जहां पर उसके जो चाचा हैं वो उसको पालते हैं। जो उसके जो चाचा हैं वो उसको पालते हैं। तो कौन कौन से उसके चाचा थे जो उसको पाल रहे थे? तो एक था कमरान मिर्जा और दूसरा था अस्कारी मिर्जा। ये दोनों जो उसके चाचा हैं, ये हमायूं जो अकबर है उसको परवरिश देते हैं, उसकी उसको बड़ा करते हैं। उसको क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। ठीक है जी। धीरे धीरे बड़ा करते हैं उसको। और उसके बाद क्या होता है, इनका एक भाई होता है हिंडाल मिर्जा, याद आया, जिसने विद्रोह कर दिया था। तो हिंडाल मिर्जा जो होता है वो कमरान मिर्जा से लड़ने के लिए आता है। कमरान मिर्जा से लड़ने के लिए आता है और कमरान मिर्जा हिंडाल को मार देता है। तो जब हिंडाल मर जाता है तो जो हुमायूं होता है वो अपने बेटे को गजनी का गवर्नर बना देता है 9 साल की उम्र के अंदर। क्या बोल रहा हूं? जब हिंडाल की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध के अंदर, तो हुमायूं क्या करता है, अपने बेटे को 9 साल की उम्र के अंदर गजनी का गवर्नर बना देता है। और हिंडाल की डॉटर होती है, उससे 9 साल की उम्र में उसकी शादी करवा देता है। उसका नाम होता है रुकिया सुल्तान बेगम। रुकिया सुल्तान बेगम इसकी पहली बीवी थी ये। ठीक है जी। तो इसकी ये फर्स्ट वाइफ थी। 9 साल के अंदर ये क्या करता है, उससे शादी कर लेता है। और अकबर जिससे शादी करता है वो हिंडाल मिर्जा की क्या थी? बेटी थी। और हिंडाल मिर्जा को मार दिया जाता है युद्ध के अंदर, और गजनी का रूलर बनाया जाता है सबसे पहले 9 साल की उम्र के अंदर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कब रूलर बना? तो ये गजनी का रूलर बना था 9 साल के अंदर। इस टाइम पीरियड के अंदर उसके जो चाचा थे वो सब उसको लड़ना सिखा रहे थे, घोड़सवारी सिखा रहे थे। याद रखिएगा अकबर को दिक्कत थी पढ़ने लिखने में। अकबर जो था वो गवार था, इलिटरेट था। उसको डिलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, वो वर्ड्स को पकड़ नहीं पाता था, तो वो गवार था। लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो लोग उसको पढ़ पढ़ के सुनाते थे। याद रखना इस बात को, अभी आएगा आगे कि वो इलिटरेट था। तो 1555 के अंदर आपको पता ही है कि क्या हुआ था। हुमायूं लड़ने चला गया था।
याद होगा ना, हुमायूं क्या था, हुमायूं लड़ने के लिए चला गया था। ठीक है जी। और 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की अपने जो वो दिने पना होती है, लाइब्रेरी से नीचे आ रहा होता है, शाबाश बच्चा, वो लाइब्रेरी से नीचे आ रहा होता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन इसको बहुत टाइम तक ये बात नहीं बताई जाती। किसको? अकबर को बात नहीं बताई जाती। क्यों छुपाई जाती है? लगभग 5 से 6 महीने बाद छुपाई जाती है। ये उस समय पंजाब में होता है और ये लड़ाई लड़ रहा होता है सूर एम्पायर से। देखिए सूर एम्पायर भाग के वो तो चला गया होगा ना कहीं पे आगे, कुछ तो उसके एम्प्लॉयज होंगे जो भाग के चले गए होंगे। तो ये उस समय वॉर लड़ रहा था अकबर। तो अकबर से बात छुपाई गई थी कि इसके फादर अब नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको जो खबर दी थी वो दी थी बहराम खान ने। किसने दी थी? बहराम खान ने। 14 फरवरी 1556 को इसको ये बताया जाता है कि अब जो मुगल सल्तनत है उसके जो किंग हैं हुमायूं, वो नहीं रहते हैं और अब आपको इस गद्दी पे आके बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसको गद्दी कहां पर मिलती है? इसका जो कोरोनेशन होता है वो होता है बेटा, यहाँ पे जगह लिखी होगी कालनपुर, नजर आ रहा है बेटा ये कालनपुर, यहां पर आकर इसको गद्दी मिलती है, ये वाली। याद रखिएगा इसका जो कोरोनेशन हुआ था वो हुआ था कालनपुर, पंजाब के अंदर हुआ था। ठीक है जी। और इसको शहनशाह की उपाधि दी जाती है। ठीक है जी। तो ये सिकंदर शाह के खिलाफ विरुद्ध वॉर लड़ रहा होता है उस समय और इसको बताया जाता है बहराम खान के द्वारा। तो एक छोटा सा बच्चा होता है 13 साल का जो मुगल शासक बन जाता है। तो इसको जो पूरा जो उसका दिमाग चला रहा होता है वो कौन होता है? बहराम खान। पूरा जो इसका मेंटर होता है वो कौन होता है? बहराम खान होता है। पूरा का पूरा इसका मेंटर बहराम खान होता है। अब देखिए इस समय ये कहां बैठा हुआ है? पंजाब के अंदर। अब जो सूर एम्पायर है वो अभी तो एक एक साल पहले तो युद्ध लड़े हारे उससे। तो आगरा और दिल्ली के अंदर एक पिट्ठू किंग को बैठाया जाता है मुगलों के द्वारा, क्योंकि अकबर तो वहां चला गया। अकबर कहां पे है? अकबर तो पंजाब में लड़ाई लड़ रहा है। तो मुगल सल्तनत का एक बंदा वहां पे बैठाया हुआ था। कहां पर? आगरा और दिल्ली को जो संभाल रहा था। उसका नाम था तगरी बेग खान। क्या नाम था? तरदी बेग खान। तो ये मुगलों का पिट्ठू था। क्या था? मुगलों का पिट्ठू था। ठीक है जी। मुगलों का पिट्ठू था। मतलब मुगलों ने इसको बैठाया हुआ था कि जब तक अकबर नहीं आ जाता है तू सब संभाल के रखियो दिल्ली और आगरा का, क्योंकि कैपिटल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है ना? कैपिटल, क्योंकि अकबर तो पंजाब में लड़ाई लड़ रहा है, उसका कोरोनेशन हो चुका है 14 फरवरी को, लेकिन वो अभी दिल्ली और आगरा को नहीं संभाल रहा। उस समय जो सूर एम्पायर होता है उसका एक बहुत ही खतरनाक वो होता है मिलिट्री कमांडर, हिंदू होता है वो, उसका नाम होता है हेमू। ठीक है जी। हेमू होता है वो। तो तगरी बेग खान जाता है अकबर के पास और अकबर को कहता है भैया वो तो बड़ा खतरनाक आदमी है, तू उससे मत ही लेडी तो ज्यादा अच्छा है, छोड़ दे इस एम्पायर को, मुगल सल्तनत को भूल जा। तो अकबर को लगता है यार ये क्या चक्कर है कि ये क्या, मतलब मुझे डरा रहा है। तो अकबर सबसे पहले इसकी गर्दन कटवा देता है। तू तो पहले टाइम से निकल, तो उसकी गर्दन कटवा देते हैं। ठीक है जी। इसको मार दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर क्या होता है? यहां से हेमू चलता है, वहां से ये आता है अकबर। तो बीच में वहां कहां के मिलेंगे? पानीपत में। कोई बंदा पंजाब से आ रहा है और कोई दिल्ली से जा रहा है, तो बीच का मिडिल पॉइंट क्या बनेगा? पानीपत तो बनेगा। और यहां पर होती है बेटा आपकी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यहां पर लड़ी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य ये सूर्य एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वहां से मुगल होते हैं। तो 5 नवंबर 1556 को लड़ाई होती है। और वो जो तगड़ी बेग खान है वो सही कह रहा था, हेमू बहुत खतरनाक था। वॉर के अंदर वो जीत रहा था, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर वो आराम से इस बैटल को जीत रहा था। लेकिन होता क्या है, अकबर का एक जो तीर होता है वो जाकर लगता है इसकी आंख के अंदर और ये गिर जाता है नीचे। मरता नहीं है, गिर जाता है नीचे, ये मरता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब राजा ही गिर गया तो फिर वो लड़ते नहीं थे आगे, तो वो लड़ते ही नहीं है आगे और ये बैटल कौन जीत गया? ये। फिर इसको जो है हेमू को ये अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये छोड़ता है कि छोड़ दो उसको, क्या मारना है। लेकिन बहराम खान के कहने पर उसकी गर्दन काट दी जाती है। ठीक है जी। उसकी गर्दन काट दी जाती है। ठीक है जी। तो उसकी आंख में जाके तीर ये लग जाता है और यहां से जो अकबर है अब उसके पास दिल्ली और आगरा पूरे का कंट्रोल आ गया। ठीक है जी। लेकिन अभी वो बच्चा ही तो है छोटा सा, तो उसको पूरी गाइडेंस किसकी है? बहराम खान की। पूरा जो है वो बहराम खान उसके ऊपर बैठा हुआ है, रूल कर रहा है उसको बहराम खान। अब क्या होता है, अब वो ना हर डिसीजन बहराम खान लेता है। हर डिसीजन बहराम खान, जो भी डिसीजन लेगा बहराम खान लेगा। तो एक दिन अकबर को पता चलता है कि बहराम खान मुझसे बिना पूछे भी बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो बहराम खान को ये ऑर्डर दिया जाता है, या तो आप रिटायर्ड हो जाओ और पैसे ले लो, नहीं तो मक्का पे चले जाओ, हज पे चले जाओ।
तो ये हज पे चला जाता है, लेकिन रास्ते में इसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, मैंने इसके बाप के लिए भी रक्षा करी, इसके लिए भी रक्षा करी, और मुझको ही निकाल दिया। तो ये विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ, लेकिन अकबर इसको हरा देता है। लेकिन अकबर फिर नहीं मारता, अकबर कहता चल जा, फिर चला जा, फिर रास्ते में कोई इसको मार देता है। तो यहाँ से बहराम खान की स्टोरी क्या हो गई, खत्म हो गई। बहराम खान का क्या हो गया, एसेसिनेशन हो गया। और उसका एसेसिनेशन होता, अफगान कुछ बंदे थे जिनका नाम था मुबारक खान लोहानी, इन्होंने बहराम खान को 1561 के अंदर मार दिया। तो बहराम खान का भी चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है जी, बहराम खान का चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ। अकबर के दो सबसे बड़े वफादार लोग थे। एक था आदम खान। आदम खान कौन था, देखिए इसकी जो माँ थी वो तो बेगम थी, मैंने जो आपको बताया था उसको, लेकिन उसको जो पाला था वो किसी नैनी ने पाला था, और वो उसको बहुत मानता था, फोस्टर मदर थी वो उसकी, उसको बहुत मानता था अकबर। उसका बेटा था एडम खान। ठीक है जी, उसका बेटा था एडम खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला हिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, और इसका जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था पीर मोहम्मद खान। तो ये दो बंदे अकबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो मिलिट्री कमांडर, और दूसरा अकबर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आदम खान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भाई, अब क्या होता है, अकबर पहला वो राजा होता है जो मालवा में लड़ने के लिए जाता है। मालवा आज का पूरा मध्य प्रदेश और कुछ इलाके राजस्थान के, उन्हें मालवा कहते थे। उस समय मालवा का जो वो था राजा था, उसका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था, बाज बहादुर। अकबर कहता है अकबर तो जाएगा नहीं, उसके मिलिट्री कमांडर ही जाएंगे, और ये दोनों चले जाते हैं। आदम खान और पीर मोहम्मद खान चले जाते हैं। अब ये दोनों जाते हैं, बाग जो बाज बहादुर है उसको हरा देते हैं, लेकिन बाज बहादुर भाग जाता है। लेकिन वहां पर ये लोग क्या करते हैं, बहुत कत्लेआम करते हैं, बहुत कत्लेआम करते हैं, बहुत सारा रिवेन्यू लूट लेते हैं। और इस लूट के बारे में बताते नहीं है अकबर को। अकबर इसके खिलाफ था कि मारना पीटना नहीं है, बस वॉर करके उसको उठा दो और गद्दी पे आके संभाल लो। लेकिन यहाँ से इसको जो आदम खान होता है इसकी आंख में बाल आ जाता है कि नहीं भाई, इसको अकबर को हटा दूंगा एक टाइम पे आने के बाद। तो ठीक है जी, हटा दूंगा। अब क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये याद रखना इसका नाम क्या है, आदम खान और पीर मोहम्मद खान। बेटा समझ में आया तो यस लिख देना सब लोग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर जो था उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा। अमरकोट में पैदा हुआ, कैसे वो काबुल गया, कैसे उसकी 9 साल की उम्र में शादी हुई, उसको गजनी का गवर्नर बनाया गया। फिर वो पंजाब के अंदर सूर एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, है ना बेटा, सूर एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। उसके बाद बहराम खान के इन्फ्लुएंस के अंदर वो उस युद्ध को जीत भी लेता है, हेमू को हरा देता है। ठीक है जी, और पूरे कब्जा कर लेता है पूरे भारत के ऊपर, एक तरीके से अपनी अथॉरिटी बना लेता है। उसके बाद जब बहराम खान को वच पे भेज देता है, तो उसके दो बड़े खास आदमी होते हैं, एक होते हैं आदम खान और दूसरा होता है पीर मोहम्मद खान। उनको पहला टास्क ये दिया जाता है कि आपने मालवा में जाकर बाज बहादुर को हराना है। तो हरा तो देते हैं बाज बहादुर को, लेकिन चक्कर क्या होता है, वो बहुत गलत करते हैं मुगल सल्तनत के साथ, वो गलत करते हैं। अब देखिए जो अकबर था ना, वो बहुत समझदार था। देखिए पहली बात तो ये सब किसी ना किसी को कॉपी कर रहे थे। तो एक ना सिस्टम बनाया था चंगेज खान ने, मतलब अपनी आर्मी को बहुत ढंग से उसने यूनिफॉर्म करके रखा हुआ था। उसी पे अकबर एक सिस्टम लेके आता है जिसको बोलते हैं मनसबदार सिस्टम। ठीक है जी, आप ये समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल देता हूँ। तो यूपीएससी से आप आईएएस भी बन सकते हो, आईपीएस भी बन सकते हो, आप यूपीएससी से कमांडेंट भी बन सकते हो, मालूम है ना। तो यूपीएससी एक बॉडी होगी जो मिलिट्री और सॉरी पैरामिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को ही देख रही है। सेम मनसबधारी भी वही सिस्टम था अकबर का। ठीक है जी, अकबर का यही मनसबदारी सिस्टम था। सबसे पहले मनसब का मतलब समझते हैं क्या होता है। मनसब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई प्लेस, कोई पोजीशन, कोई ऑनर या कोई रैंक। और ये मुगलों की ब्यूरोक्रेसी थी कि वो अपनी फौजों को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालेंगे। एंड हु स्टार्टेड दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर ने सिस्टम को स्टार्ट किया था। तो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। आप कहोगे सर सिविल कैसे, मतलब मान के चलो जैसे इनका काम क्या था मनसबदारों का, कि तुमने जाना है और मुगल साम्राज्य को और बड़ा करना है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जाके लड़ो, और दिक्कत नहीं आ रही है तो जो भी फंड्स आ रहे हैं उनको इकट्ठा करो, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बना के रखो कि झगड़े ना हो, दंगे ना हो। ये सारा काम कौन करेगा, मनसबधारी करेंगे, मनसबदार ये सब कुछ करेंगे।
अब मनसबधारियों के अंदर क्या था, इनमें रैंक दी गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी में एमटीएस भी है, स्टेनो भी है, सीजीएल भी है, सारी रैंक्स ही तो हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ रैंक्स थी। सबसे छोटी जो रैंक थी वो 10 की थी और सबसे बड़ी रैंक थी 5,000 की। उसके बाद इस रैंक को बढ़ाकर 7,000 कर दिया था औरंगजेब ने। समझ गए? तो अकबर ने जो स्टार्ट करी थी वो 10 से लेके 5,000 तक की रैंक थी, और 7,000 तक की रैंक किसने बढ़ा दी आगे? औरंगजेब ने बढ़ा दी। ठीक है जी। अब इसमें क्या था, देखिए जिनकी 1,000 से नीचे की रैंक थी उसे बोलते थे एमिर। क्या बोलते थे? एमिर। एमिर बोलते थे। जो मनसबधारी का सबसे बेसिक सिस्टम था, मतलब सबसे छोटी इकाई जो थी, उसे एमिर कहते थे। हाँ। उसके बाद जो 1,000 से ऊपर थे लेकिन 5,000 से नीचे थे उन्हें कहते थे अमीर अल कबीर। अमीर अल कबीर, ग्रेट अमीर। क्या बोलते थे इनको? ग्रेट अमीर। और उसके बाद जो 5,000 से ऊपर थे उन्हें बोलते थे अमीर अल उमरा। क्या बोलते थे? अमीर अल उमरा, अमीर ऑफ अमीर। ठीक है जी। और ये पेपर में ऐसे ही आ सकता है कि इनको रैंक वाइज लगाओ, तो एमिर आएगा पहले, फिर एमिर अल कबीर आएगा, और एमिर अल उमरा आएगा। तो 1,000, 1,000 से 5,000, 5,000 से ऊपर। और इसके अंदर जो था, जो जो अकबर का टाइम पीरियड था, इसके अंदर केवल एक ही बंदा था, वो एक हिंदू था, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, जो उसका एमिर उल उमरा था, जिसके पास सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर वो जो था वो एक हिंदू कमांडर था, राजपूत था वो एक। ठीक है, पढ़ाऊंगा अभी उसके बारे में मैं आपको। उसके बाद यहां पर उसने और दो सिस्टम बनाए, जात और सवार। जात और सवार। अच्छा, सवार से सवारी समझते हो क्या होता है? सवारी समझ में आ गया? जात का मतलब तो है कि जो व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ है, जो उसके लिए लड़ेगा जाकर, लेकिन वो लड़ेगा किस पे? घोड़े पे बैठ के तो लड़ेगा। तो जो घोड़ों को मेंटेन करेंगे वो सवार होंगे। तो मनसबधारी के अंदर पहले तो आपको रैंक समझ में आ गई, क्या क्या रैंकिंग है। ठीक है जी। जैसे मान के चलिए कोई एसएचओ है, तो उसके नीचे 12 इंस्पेक्टर आ रहे हैं, है तो पुलिस वाला ना, तो उसे मनसबदार बोलेंगे। लेकिन रैंक चेंज होगी, कोई एसएचओ है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, तो कोई हेड कांस्टेबल है। समझ के बात का मतलब? यहां पर दो इंपॉर्टेंट थी, एक थी जात और दूसरी थी सवार। जात क्या थी? जात क्या थी बेटा? ये एक फिक्स्ड रैंक थी आर्मी के अंदर उनकी, जिसके अंदर मनसबदार जो थे वो अपनी मेंटेन करते थे आर्मी को, और जो सवार होते थे उनको घोड़े मेंटेन करने होते थे। क्या मेंटेन करने होते थे? घोड़े मेंटेन करने होते थे। और उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी पर महीने की, जो आज भी लोगों को नहीं मिलती है, वो उस टाइम पे अकबर देता था। ठीक है जी, देता था अकबर। सबसे पहले देखिए, अब सवार की भी 3 कैटेगरीज थी। सवार की भी कितनी थी? 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी थी कि जितने नंबर ऑफ बंदे आपके पास हैं और उतने अगर आपके पास घोड़े हैं तो आप पहली कैटेगरी में लाया करोगे। मतलब किसी के पास 100 लड़ाकू लड़ने के लिए बैठे हैं और 100 ही उनके पास घोड़े पड़े हुए हैं, तो वो पहली रैंक है सवार की। दूसरी में क्या होता है, जितने व्यक्ति हैं, जैसे मान लो 100 बंदे लड़ने वाले हैं और 50 अगर घोड़े हैं, तो नंबर 2 की कैटेगरी, सेकंड क्लास मनसबदारी में वो आएंगे। और तीसरी है कि वो लेस देन थर्ड है। तो ये सवार की कैटेगरीज थी। समझ गए? पहले तो मनसबधारी मैंने आपको बताया कि इसमें रैंक सिस्टम है, 10 से लेकर 5,000 तक, फिर उसको बाद में 7,000 कर दिया किसने? औरंगजेब ने। ठीक है जी, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसने दो चीजों में बांटा, जात और सवार में। जात जो मिलिट्री कमांडर होंगे, जो सैनिक होंगे उसके लड़ रहे हैं, और सवार कौन होंगे? घोड़े, जो घोड़ों को मेंटेन करेंगे। आ गया समझ में पॉइंट? अब देखिए, जो बंदा 5,000 से ऊपर बैठता था मनसबदार, उसके नीचे क्या क्या होता था? 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊंट, 100 म्यूल्स और 160 कैरेट कार्ड्स। जो व्यक्ति इनको संभालता था वो 5,000 का मनसबदार था। अब समझ में आ गया? और सैलरी बहुत अच्छी दी जाती थी। क्या सैलरी दी जाती थी? जो 5,000 से ऊपर के होंगे उन्हें 30,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। 30,000 प्रति महीना दिया जाएगा। अगर जिसके पास 3,000 तक है उनको 17,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और जिसके पास 1,000 है उसको 8200 रुपये महीना दिया जाएगा। तो अकबर इतना पैसा देता था अपने उनको व्यक्तियों को। मतलब अब ये लेके चलिए कि उस जमाने के अंदर अगर एक सैनिक भी लड़ रहा अकबर के लिए तो उसको 2 रुपये मिलता था महीने का, 2 रुपये महीने का मिलता था उसको। ठीक है जी। मतलब आज की सैलरी के हिसाब से मोर देन 2 लाख रुपये महीना हो गया। तो उस टाइम पे सबसे बड़ी सैलरी देता था अकबर अपने इंप्लॉइज को। समझ में आ गया बात का मतलब कि मनसबदारी सिस्टम में क्या सवार थे और क्या जात थे? समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, अब याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, इसका सिस्टम क्या था मनसबदारों के अंदर? वो कहता था हर 10 सैनिकों के ऊपर 20 घोड़े होने चाहिए। क्या बोल रहा हूं?
हर 10 सैनिकों के ऊपर 20 घोड़े होने चाहिए। क्यों? मान के चलो अगर कोई बंदा सुबह लड़ रहा है तो घोड़ा भी लड़ रहा है और इंसान भी लड़ रहा है। घोड़ा थक गया तो घोड़े को आराम करने को नहीं मिल रहा बेचारे को, क्योंकि घोड़े खड़े रहते हैं बहुत टाइम तक, पता होगा ना आप लोगों को। ठीक है जी, लेकिन इंसान तो सो जाएगा। तो कहता था नहीं, इस घोड़े को रेस्ट दो। तो हर 10 व्यक्तियों के ऊपर 20 घोड़े होते थे उस टाइम के अंदर। तो ये था मनसबधारी सिस्टम। अब समझ में आ गया मनसबधारी सिस्टम क्या था? एक सिविल और मिलिट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था। मनसबदार की रैंक 10 से लेके 5,000 तक की थी। उसके बाद वो 7,000 हुई औरंगजेब के टाइम के अंदर। उसके बाद उसने जात और सवार बनाया। सवार की भी 3 कैटेगरीज थी, पहली क्लास में इक्वल, दूसरी में हाफ और तीसरी के अंदर लेस देन हाफ थे। ठीक है जी। और सवार कौन थे? जो उसकी कैवलरी को संभालते थे, हॉर्स को संभालते थे उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आ गया समझ सबको। उसके बाद देखिए उस टाइम पे जो सबसे बड़ी ताकत होती थी मुगलों के अलावा वो होते थे राजपूत। ठीक है जी, राजपूत होते थे। अब उनकी अपनी इंटरनल भी प्रॉब्लम्स चलती थी बहुत ज्यादा। इस समय अकबर लेके आया एक राजपूत वाली पॉलिसी। अकबर का यह मानना था कि अगर राजपूतों को अपनी तरफ करना है, मैं कितना लड़ लूंगा इनसे, क्यों उनको दोस्त बना लिया जाए। तो राजपूतों को क्या क्या चाहिए वो उनको दे देता था। तो उसने देखा कि उनको इज्जत है, वो लड़ाई का शौक रखते हैं, ठीक है जी, और गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात करते हैं। ये तीनों चीजों के ऊपर अकबर ने काम करा। ठीक है जी। उसके बाद उसने मैट्रिमोनियल अलायंस करे। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होते थे? शादियां हो जाती थी, शादियां हो जाती थी। ठीक है जी। अब देखिए भैया, तो राजपूत एक बहुत ही ताकतवर, वहां पर उस समय क्या था, वो था किंगडम था, बहुत किंगडम था, बहुत ताकतवर किंगडम था। ठीक है जी। अब देखिए आपको एक कहानी पढ़ाते हैं राजा भारमेल की, जो अंबर का राजा था, अंबेर का राजा था, अंबेर समझ लो, अंबेर वो आज का जयपुर पड़ता है। तो वहां का वो राजा था, राजा भारमल। राजा भारमल की अपने भाई के साथ दिक्कत चल रही थी, जिसका नाम था पूरणमल। क्या नाम था? पूरणमल उसका नाम था। और इसका बेटा था आगे सौजामल, या सूजामल इसको बोलते हैं, सूजामल। तो सूजामल की भी दिक्कत थी किसके साथ? भारमेल के साथ। अब जो सूजामल है ना, वो एंटी हो जाता है इसके इसके भारमेल के। और ये अकबर के जो बहन का पति होता है उससे जाके मिल जाता है। अकबर को शक होता है कि उसकी जो बहन का जो पति है, जो ब्रदर इन लॉ है, वो उसके खिलाफ कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा है, और ये भी उससे जाके मिल जाता है। तो सौजामल उसको बोलता है कि अब हम मुगल सल्तनतें हिला देंगे पूरी की पूरी, और पूरे भारत पे राज करेंगे। वो अकबर को लाने की सोच रहे होते हैं। अकबर को पता चल जाता है। ठीक है जी। अकबर को पता चल जाता है। उस ब्रदर इन लॉ का नाम होता है शैफुद्दीन मिर्जा। क्या नाम होता है? शैफुद्दीन मिर्जा। ठीक है जी। तो ये पंगा चल रहा होता है। तो इस टाइम पे राजा जो भारमेल होता है, वो अकबर को कहते हैं कि आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए। ठीक है जी, बेटी से शादी कर लीजिए। अब वो शादी क्यों करेगा अकबर? अकबर को गुजरात तक जाना है, समझ गए? उसको कहाँ जाना है? गुजरात तक जाना है। अब वो दिल्ली और आगरा में बैठा हुआ है, तो उसको तो ट्रेड करना है भाई, तो उसको गुजरात जाना है। और अगर आप दिल्ली से गुजरात जा रहे हो तो बीच में क्या आएगा? राजस्थान आएगा। अब राजस्थान जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करोगे, आप गुजरात में घुस नहीं सकते हो। तो वो क्या, हाँ वो क्या करता था कि वो धीरे धीरे सबको जीत रहा था। पहला था कि खुद आके सरेंडर कर दो, दूसरा प्यार से, तीसरा लड़के। ठीक है, तीसरा लड़के। तो ये अपनी जो बेटी है, जिसका हरका भाई नाम है, जोधा भाई नाम है, और मरियम उस जमानी है जो उस बाद में नाम रखा गया, उससे वो शादी कर लेता है अकबर। ये पहली राजपूतों की शादी थी किसी मुगलों के साथ। इसकी जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी भी किसी गुजरात के उसके साथ शादी हुई थी, राजा भारमेल की बेटी की। ठीक है जी, एक मैट्रिमोनियल अलायंस था ये। तो 6 फरवरी 1562 को अकबर ने शादी कर ली, किसके साथ? जोधा भाई के साथ शादी कर ली। अब ये क्या करता था, इसको ये समझ में आता था कि शादी तो पहले भी हो रही है लेकिन रिश्ता नहीं बन पा रहा, तो ये क्या करता था, ससुराल वालों को भी अच्छे से रखता था। समझ रहे हो ना? उनको भी अच्छे से रखता था बेटा। ठीक है जी। दामाद का इंटरेस्ट होता ही है प्रॉपर्टी के अंदर, क्यों नहीं होता? ठीक है बेटा। अब ये क्या करता था, आप अपने धर्म को मत चेंज करो। वो अपनी बीवी को बोलता धर्म को मत चेंज करो, अगर आपने पूजा करनी है तो पूजा कर लो, कोई नाम ने कोई चेंज नहीं, मतलब फुल फ्रीडम देता था। समझ गए? फुल फ्रीडम। और ससुराल वालों को भी अच्छी इज्जत देता था, बहुत अच्छी इज्जत देता था। अब शादी हो गई 1562 में 6 फरवरी को। तो उसकी डोली छोड़ने के लिए 2 इंपॉर्टेंट बंदे गए। एक गया राजा भगवान दास और उनका बेटा मान सिंह।
क्या नाम है? राजा भगवंत दास और उनका बेटा मान सिंह गया डोली छोड़ने के लिए। अब भाई किसी को दहेज के अंदर कार मिलती है, किसी को बाइक, किसी को कभी कभार साले भी मिल जाते हैं, किसी किसी को साले भी दहेज में मिलते हैं। ठीक है, हाँ मिलते हैं, साले भी मिलते हैं। तो अकबर जब अपने उसकी डोली आती है घर पे, तो वो देखता है कि जो मान सिंह है वो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। मतलब उसकी मिलिट्री पे भी अच्छी कमांड है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अच्छी कमांड है, और ये भगवान दास का बेटा है। ये कहता है मान सिंह जी आप मेरे यहीं रह जाओ, इधर ही रह जाओ, मान सिंह जी यहीं रह जाओ। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि 5,000 की रैंक पे एक मनसबदार बैठे हुए थे, वो यही थे मान सिंह। तो इनको कितनी इज्जत मिल गई, समझ रहे हो कितनी इज्जत मिल गई। मैं आपको यहाँ पे कोट देता हूँ, एक फिल्म आई थी गोविंदा की, वो मैं नाम भूल गया फिल्म का, जिसमें करिश्मा कपूर भी डबल रोल होता है। तो उसमें शक्ति कपूर जाता है देश के अंदर, तो शक्ति कपूर बहुत तारीफ करता है जाके, जीजा जी यार बड़े अच्छे आदमी यार, बड़े बंगले में रहते हैं, समझ रहे हो, इज्जत हो जाती है उसकी। देखिए फिल्म, मैं नाम भूल गया, बड़ी अच्छी मूवी, कूली, कूली नंबर वन, कूली नंबर वन। तो कूली नंबर वन वाली जो फिल्म है उसमें शक्ति कपूर चला जाता है देश में करिश्मा कपूर के पास। तो वहां से वो कहता है वो तो बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं। तो उससे मान सिंह को बहुत इज्जत मिल गई, मान सिंह जी गए भैया मैं ही मैं, इतना बड़ा मुझे मुगल सल्तनत में ओहदा मिल गया। तो उसने प्यार से इनको जीत लिया, प्यार से उन्होंने जीत लिया। तो राजपूतों के लिए जो उसकी पॉलिसी थी वो क्या थी? मैरिज, सबसे पहले शादी कर लो। शादी करी उसने, इसने ऐसे नहीं बहुतों से करी है, इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट, हायर पोजीशन दे दो इन लोगों को, दे दी मान सिंह को। ठीक है जी, ऑटोनॉमी, आपको जो धर्म मानना है मानो, जो की करनी है करो। ठीक है जी, और ट्रिब्यूट्स उनको बहुत देता था वो, मतलब उसने प्यार से उन लोगों को जीत लिया। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारे प्यार से जीते जाएंगे। ठीक है जी, उनके लिए उसकी अलग पॉलिसी थी, खतरनाक पॉलिसी। ठीक है जी, तो अकबर की जो पॉलिसी थी उसमें कई जो थे वो राजपूत उनके साथ मिल गए, और कुछ नहीं मिले। और जो नहीं मिले थे वो था मेवाड़ का किंगडम। कौन सा किंगडम है? उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। ठीक है जी, राणा प्रताप जी, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। ठीक है जी, अब देखो भाई क्या होता है, यहां तो समझ में आ गया क्या स्टोरी चल रही है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क डाला था एक लेडी ने, उसका नाम था महाअंगा। वो जो नैनी थी उसकी, वो बहुत उसको मानती थी। अकबर जो भी डिसीजन लेता था ना इन 2 सालों के बीच में, 1560 से 1562 के बीच में, जो वो आंटी कहती थी वो डिसीजन लेता था। शादी हुई है 1561 के अंदर, याद है? शादी कब हुई है? 1561 के अंदर। तो जब जोधा वहां पे आती है, घर पे एंटर करती है, मुगल सल्तनत घर पे एंटर करती है, तो उनको उनसे भी दिक्कत होती है, समझ रहे हो, वो जेलसी फील करती है बहुत ज्यादा। और वो ये कहती है कि अकबर ही क्यों इतना बड़ी सल्तनत संभालेगा, मेरा बेटा क्यों नहीं संभालेगा? बेटा तो कांड करके बैठा हुआ मालवा के अंदर, चोरी चकारियां कर रहा है, समझ रहे हो। तो क्या करता है अकबर, ऑर्डर देता है, इसको बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। इस पेटीकोट गवर्नमेंट टाइम पीरियड के अंदर, इन 2 सालों के अंदर, मां आंगा ने बहुत इफेक्ट डाला किसके ऊपर? अकबर के ऊपर बहुत डाला, और इसको बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो क्या होता है, अकबर ऑर्डर देता है आदम खान को मरवा दो, और इसी के गम में महाअंगा भी चली जाती है। तो महाअंगा और आदम खान का भी चैप्टर यहां से खत्म, खत्म हो गया। इन दोनों का चैप्टर भी यहां से बेटा खत्म हो गया। तो 1562 के अंदर उसको मरवा दिया जाता है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होता है, और महाअंगा उसके गम में 6 महीने बाद चल बसती है। लेकिन अकबर ने दोनों का मकबरा बहुत अच्छा बनवाया था। ठीक है जी, बहुत अच्छा मकबरा बनवाया था उसने। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब अकबर से एक किंगडम मिलने के लिए तैयार नहीं है, मेवाड़ का किंगडम मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको याद होगा तो अलाउद्दीन खिलजी ने किंगडम पे हमला करा था चित्तौड़ के अंदर, याद है? उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हैं ये। अब सबसे पहले अकबर ने हाथ मिला लिए राजपूतों के साथ, क्यों? क्योंकि उसको कहाँ एंट्री करनी है? गुजरात में एंट्री करनी है बेटा, गुजरात के अंदर। तो हाथ मिला लिया, लेकिन एक किंगडम ने हाथ नहीं मिलाया, वो क्या था? मेवाड़। अकबर ने बोला कोई बात नहीं भाई, हमारे पास फौज क्या कर रही है, फौज लेके पहुंच गया। ठीक है जी, तो वो पहुंचता है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पहुंचता है? चित्तौड़ में। और ये सिसोदिया कैपिटल है उसकी, इसकी मेवाड़ किंगडम की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? मेवाड़ किंगडम की कैपिटल है। तो 1567 के अंदर चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। चित्तौड़ के उस समय राजा होते हैं राणा उदय सिंह जी, ये फादर हैं महाराणा प्रताप जी के।
राणा उदय सिंह जी। लेकिन उनका जो मिलिट्री कमांडर होता है जयमल राठौड़, वो कहता है कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, हम इसको आराम से यहाँ से हटा देंगे। जयमल राठौड़ बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो राणा उदय सिंह चले जाते हैं वहां से, उस प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अकबर जो है उसको, चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है। लगभग 6 महीने तक ये घेर के रखता है। डेली लड़ाइयाँ होती हैं, हल्के फुल्के लोग मरते हैं, लेकिन एक दिन चित्तौड़ को फिर हारना पड़ता है और अकबर वहां पे अपनी सेना भेजता है और यहाँ पर 30,000 लोगों को वो मरवा देता है। ठीक है जी, मैसाकेर कर देता है। तो 23 फरवरी 1568 को जो एक मैसाकेर होता है चित्तौड़ के अंदर, और कौन करवाता है, अकबर करवाता है। ठीक है, बहुत बड़ा मैसाकेर होता है, 30,000 लोग उसके अंदर वो मार देता है। ठीक है जी। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो पैदल जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर, पैदल जाता है, नंगे पांव जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद वो चित्तौड़ को अपने एक कमांडर को दे देता है, इसका नाम होता है आसफ खान, और फिर वो चला जाता है आगरा। आगरा उनकी कैपिटल है पहली, आगरा उनकी पहली कैपिटल है, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगरा उनकी पहली कैपिटल है। ठीक है जी। अब हम आते हैं महाराणा प्रताप के ऊपर। महाराणा प्रताप उनके बेटे हैं और अब वो बदला लेना चाहते हैं उससे। तो 1572 के अंदर ये अपनी पूरी की पूरी उस किंगडम को पा लेते हैं धीरे धीरे करके। और अब ये वॉर किससे करने जा रहे हैं, अकबर से वॉर करने के लिए जा रहे हैं। अब लड़ाई होती है, अकबर किसको भेजता है, सबसे बड़े मनसबदार को। आप समझना कि मनसबदार कौन है, मान सिंह को। 18, हाँ, अब क्यों भेजा उसको, पहली बात वो भी राजपूत, ये भी राजपूत। मान सिंह इतना बड़ा औधा रख के बैठा हुआ है, तो उसको वहां की सब कुछ पता है कि लड़ना कैसे, इन रेगिस्तान के अंदर, इन पहाड़ों के अंदर कैसे लड़ना है। तो अकबर को क्या पता है, वो तो दिल्ली में बैठा, आगरा के अंदर बैठा हुआ है, उसको क्या पता, वो किसको भेजता है, मान सिंह को। तो मान सिंह उस सेना का नेतृत्व करता है और हल्दी घाटी जो राजस्थान में जगह है, ठीक है जी, वहां पर वो बैटल होती है 18 जून 1576 को। और महाराणा प्रताप बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको चोट लग जाती है। उनको तीर भी लगते हैं, उनको गोली भी लगती है, उस समय गोली आ गई थी ना वाली, वो जो वो करतोप से गोली भी लगती है। तो वो गिर कैसे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनका ना एक घोड़ा होता है चेतक, आपने शायद इनकी स्टोरी सुनी होगी, जिसे ब्लू हॉर्स बोलते हैं। वो क्या करा, उन्होंने अपने घोड़े घोड़े पे क्या करा, उसकी वो लगवा दी, सूंड लगवा दी हाथी की, कि हाथियों को ये लगे कि ये भी हाथी है, हाथियों को लगे कि ये भी क्या है, हाथी है। ठीक है जी, हाथी है। तो वो क्या करता है, तलवार मारता है इनके उस सूंड के ऊपर, वो तलवार इनके पैर पे लग जाती है। सूंड पे लगती है तलवार, अब वो सूंड हिलती है, इनके पैर पे वो तलवार लग जाती है और महाराणा प्रताप गिर जाते हैं नीचे, और उनकी जगह कोई और आके उस घोड़े पे बैठ जाता है। तो महाराणा प्रताप वहां से चले जाते हैं, मतलब उस वॉर बैटल ग्राउंड से वो सेफली वहां से चले जाते हैं। तो इस बैटल को अकबर जीत लेता है, मतलब मान सिंह जीत लेता है, और जो फिर वो है वो उसको अपने पास जीत लेता है। तो ये है आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। अब समझ में आ गया बेटा, आ गया हो तो यस लिख देना बेटा, नहीं डॉट छोड़ देना इस बारी। समझ में आ गया सबको, हाँ बेटे, आ गया। चेतक जिसे ब्लू हॉर्स कहते हैं, बहुत स्टोरीज है इसकी। घोड़ा कुछ दिनों के बाद घायल होकर मर गया, म्यूजियम बना पड़ा घोड़े के ऊपर। हाँ जी, घोड़ा बहुत 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 था भाई, बहुत खतरनाक घोड़ा था ये वाला। अच्छा, क्या चेतक के ऊपर, हाँ, महाराणा प्रताप पे तो आता था। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैंने आपको क्या बताया था, बंदा पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं था, उसको प्रॉब्लम थी, गवार था, इलिटरेट था, लेकिन इसने एक धर्म स्टार्ट किया। लेकिन धर्म से पहले भी इसने एक उपाधि ले ली थी अपनी, मैं आपको बताऊंगा उपाधि क्या थी। वो कहता था, देखिए 1579 के अंदर, चलो पहले मैं वही पढ़ा देता हूँ, यहाँ लिखा होगा 1579, ये रहा, मजहर। ये ना मजहर की उपाधि ले लेता है 1579 के अंदर। इसमें क्या होता है, देखिए वो कहता है कि कोई भी अगर रिलीजियस टेक्स्ट है, उसका मीनिंग मैं बताऊंगा। उस समय क्या होते थे, उलमा होते थे, क्या होते थे, उलमा होते थे, जो पूरी चीजों को बताते थे कि ये इस
आयत का मतलब ये है, इस आयत का मतलब ये है। तो ये मजहर सिस्टम लेके आता है जिसके अंदर इस्लामिक जो लॉज होंगे उनको इंटरप्रेट कौन करेगा, अकबर करेगा। तो ये मजहर लेके आया सबसे पहले तो। और मजहर को बनाया किसने, शेख मुबारक ने इसको ड्राफ्ट किया था। किसने किया था, शेख मुबारक ने ड्राफ्ट किया था। अकबर के मजहर सिस्टम से ये हुआ जो उलमाओं की ताकत थी वो कम हो गई और सारी ताकत किसके पास चलेगी, राजा के पास सारी की सारी ताकत चली गई। फिर क्या होता है, ये एक धर्म लेकर आता है जिसका नाम होता है दिने इलाही। इस धर्म में क्या होता है, ये जो तीन इंपॉर्टेंट धर्म थे उस टाइम पे, क्रिश्चियनिटी, सॉरी हाँ ज़ोरास्ट्रियनिज्म और हिंदुइज्म, इन तीनों की बातों को पढ़ता है, समझता है, और ये एक धर्म नया स्टार्ट कर देता है, दिने इलाही। क्या नाम होता है, दिने इलाही, जिसको बोलते हैं गॉड्स रिलीजन। अगेन ये भी कट कॉपी पेस्ट था, जो गेंगिस खान लेके आया था, चंगेज खान लेके आया था, अपने कोड लेके आया था, वहीं से कुछ कॉपी करा गया, ये है। ठीक है जी। इससे पहले मनसबदारी सिस्टम भी वो चंगेज खान से उसने देखा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 1575 के अंदर फतेहपुर सीकरी वो बनाता है अपनी सेकंड कैपिटल। इसकी पहली कैपिटल क्या थी, आगरा, और सेकंड कैपिटल बनाता है ये फतेहपुर सीकरी। और ये फतेहपुर सीकरी किसके लिए बनवाता है, जो मोहम्मद चिश्ती थे, मोहिउद्दीन चिश्ती, उनको ऑनर करने के लिए ये बनवाता है फतेहपुर सीकरी, जो पूरी की पूरी आगरा के पास 20-30 किलोमीटर दूर है वो। तो वो पूरी की पूरी सिटी इसलिए बसाता है क्योंकि उसको ऑनर करना होता है उस मोहम्मद मोहम्मद चिश्ती जी को। ठीक है जी। तो वहां पर वो इबादत इबादत खाना बनाता है। इबादत खाने के अंदर क्या होता है, पहले सिर्फ मुस्लिम अलाउ थे वहां पे जाना, बाद में हर धर्म का बंदा आके वहां पे पाठ पूजा कर सकता है। तो 1582 के अंदर गॉड्स रिलीजन यानी कि दिने इलाही की शुरुआत हुई और उसने इबादत खाना भी यहाँ पर बनवाया था, याद रखना। अब इसके धर्म में था क्या, इसके धर्म में ये था कि यूनिटी ऑफ गॉड होनी चाहिए। उसके बाद जो फॉलोअर होंगे एक दूसरे को बोलेंगे अल्लाहू अकबर। ठीक है जी। उसके बाद जो मीट होगा उसको बंद करवा दिया था उसने। ठीक है जी। उसके बाद नॉन वायलेंस का वो बहुत बड़ा क्या था, फर्म बिलीवर था। अब आप कहोगे फर्म बिलीवर तो लड़ने को जाता था, वो लड़ने के लिए बात कर रहा है कि जैसे चोरी चकारी उसके वो खिलाफ था। अगर वो लड़ेगा नहीं तो बाकी उसको मार के चले जाएंगे, समझ रहे हो, बाकी उसको मार के चले जाएंगे। अब देखिए आपको पता होगा अकबर के पास 9 नवरत्न थे, है ना। कितने नवरत्न थे, 9 नवरत्न थे। सबसे बात पहले करते हैं अबुल फैजल की, वो कौन था। देखिए जो अबुल फैजल था उसने इसकी बायोग्राफी लिखी है। इसका नाम क्या है, अने अकबारी यानी अकबरनामा। जैसे हुमायूं नामा उसने खुद लिखा है ना, उसने खुद लिखा है ना हुमायूं नामा उसकी। बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा है, हुमायूं नामा उसकी बहन ने लिखा है। ठीक है जी, हुमायूं नामा उसकी बहन ने लिखा है। तो उसी प्रकार से अकबर की जो जीवनी है उसको किसने लिखा है, अबुल फैजल ने लिखा है। उसके बाद उसने बाइबल को पर्शियन में लिखवाया, पर्शियन लैंग्वेज में लिखवाया किसने, अबुल फैजल ने। उसके बाद बीरबल की बात करते हैं। बीरबल महेश दास था, उसका जो बचपन से नाम था उसका नाम था महेश दास। याद रहे दिने इलाही को एक ही हिंदू ने माना है आज तक, वो कौन था, बीरबल ही था, जिसका नाम था महेश दास। लेकिन उसको असैसिनेट करके मार दिया जाता है बाद में, कुछ समय के बाद, अकबर के जाने के बाद बीरबल को भी मार दिया जाता है। फिर आते हैं फकीर अजुद्दीन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा टोडरमल, ये इनका फाइनेंस मिनिस्टर था। उसके बाद आते हैं फैज की के ऊपर। फैजी जो था इनका कोर्ट पोएट था, कविताएं गाता था। तानसेन, तानसेन काफी इंपॉर्टेंट है, अब इसका आपको नाम पता ही है, गीत बजाता था वहां पे, है ना। बिल्कुल, इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ठीक है जी। और ये किसके, इनके गुरु का नाम पूछते पेपर के अंदर, स्वामी हरिदास। ठीक है जी। तो तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। फिर आते हैं राजा मान सिंह, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये मनसबदार, सबसे ऊपर के मनसबदार थे, है ना ये। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने का, ये बेरहाम खान का बेटा था। बेरहाम खान याद है ना, हज पे भेज दिया था, मर गया था, फिर उसका बेटा था अब्दुल रहीम खाने का। और उसके बाद अगला था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो है बेटा, ये एडवाइजर था अकबर के कोर्ट पोर्ट के अंदर, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है जी। तो ये थे अकबर के 9 नवरत्न। तो आपसे ये पूछ सकते हैं अकबर के 9 नवरत्नों ने क्या क्या काम करा, राजा टोडरमल क्या करता था, अबुल फैजल ने क्या किया, या उसके कौन से हैं। तो ये इसके 9 नवरत्न थे अकबर के। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो राजा टोडरमल है वो फाइनेंस मिनिस्टर था, याद आया, फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल। ये सिस्टम लेके आया जिसको बोलते थे 10 साला सिस्टम, या जिसे जबत भी कहते थे। क्या बोलता हूँ, 10 साला सिस्टम। इसमें क्या था,
इसने कहा कि पिछले 10 साल के अंदर जितनी भी आपने कृषि उगाई है उसकी एवरेज आपने टैक्स करके देनी है। तो एक नया सिस्टम लेके आया था ये, पिछले 10 साल की एवरेज कर दो और जो टैक्स बनता है वो सरकार को दे दो अपनी। तो ये सिस्टम कौन लेके आया था? राजा टोडरमल, ये फाइनेंस मिनिस्टर था ना, और इसको बोलते हैं 10 साला सिस्टम। तो आपसे पूछ सकते हैं 10 साला सिस्टम कौन लेके आया था? वो 10 साला सिस्टम लेके आया था अकबर का नवरत्न, जिसका नाम क्या? राजा टोडरमल उसका नाम है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो इसने लड़ी हैं, जैसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप के खिलाफ, मेवाड़ किंगडम के थे वो। बैटल ऑफ थानेश्वर, बैटल ऑफ तुर्काई, बैटल ऑफ चिपारी, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, एक बार नजर मार देना बस। आगे बढ़ते हैं। अब जब धर्म बना दिया, सिस्टम बना दिया, तो कैलेंडर से कैसे रह जाएगा पीछे? इसने अपने कैलेंडर भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। 1584 के अंदर इसने स्टार्ट किया था, इसका नाम था इलाही संवत। इलाही संवत, ये अकबर का अपना पर्सनल कैलेंडर था, इलाही संवत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको और क्या क्या नामों से पुकारा गया अकबर को? किसी ने इसे बोला जगदीश्वर, किसी ने बोला ये साउथ का एम्परर है, किसी ने बोला अर्श अयानी है, किसी ने बोला ये एनलाइटमेंट ऑटोक्रेटिक रूलर है, ठीक है जी। ये सब इसको नाम दिए गए। उसके बाद में आपको मजहर सिस्टम बता ही चुका हूँ क्या था ये। इसके बाद ये दिन इलाही आया, मैंने आपको पढ़ा दिया इसके बारे में। उसके बाद ये पढ़ा लिखा था ही नहीं, ठीक है जी, पढ़ा लिखा ये था ही नहीं, गवार था ये, इलिटरेट था। देखिए अकबर ना खान बाबा कहता था, तो पेपर में पूछते हैं खान बाबा किसको कहता था? वो खान बाबा बैराम खान को भी कहता था, लेकिन बैराम खान के जाने के बाद एक नया उसका कमांडर था, बुजुर्ग था, उसका नाम था मुनीम खान, उसको कहता था खान बाबा, खान बाबा, खान बाबा, ठीक है जी। अकबर उनको खान बाबा कहता था। अगला, इसने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया? अच्छा, इसने पूरी रात मुझसे दोस्ती क्यों करी है? गुजरात जाने के लिए। तो जब उसने गुजरात के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, गुजरात को उसने जब जीत लिया, तो उसने क्या करा? बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सीकरी के अंदर। और फतेहपुर सीकरी क्यों बनवाई उसने? मोइनुद्दीन चिश्ती को ऑनर करने के लिए बनवाई थी, और ये इनकी सेकंड कैपिटल थी। तो सूफी सेंट सलीम चिश्ती, इनको ऑनर करने के लिए इसने अपनी कैपिटल किसको कर दिया? फतेहपुर सीकरी इसने कर दी, अपनी कैपिटल कर दी, ठीक है जी। तो 1542 में पैदा हुआ उमरकोट के अंदर, मैंने आपको बता दिया कैसे पैदा हुआ था। बाप का नाम था हुमायूं, राजा था वो। 1572 में गुजरात जीत लिया, सूरत जीत लिया, काबुल, कश्मीर, सिंध, बंगाल सब उसने जीत लिया। और 1605 के अंदर इस दुनिया को छोड़ के वो आगरा के अंदर चला गया, ठीक है जी, चला गया वो, ठीक है जी। तो इसकी डेथ कैसे हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1605 को इसको अटैक आया था एक, जिसमें इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, फिर वो कभी उठ नहीं पाया और फिर वो मर गया। 27 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को आया था, 27 अक्टूबर को ये मर गया। और उसके बाद जो उसका बेटा है जहांगीर, वो बन गया अगला मुगल सल्तनत का राजा बन गया, ठीक है जी, याद रखिएगा। उसके बाद ना उसने सब धर्मों को खुश कर दिया, तो जैन धर्म कैसे पीछे रह जाए? तो इसने कहा कि अमारी गोसाना, इसका मतलब क्या था? 1592 के अंदर इसने बोला कि जब भी कोई फेस्टिवल होगा जैनियों का, तो कोई भी चिकन या मीट कुछ भी नहीं बिकेगा, ठीक है जी। उससे भी वो लोग खुश हो गए। तो ये क्या था? अमारी गोसाना। उसके बाद भाई की डेथ हो गई, निकल गया, छुट्टी हो गई इसकी, ठीक है जी। तब जहां तक समझ में आ गया। उसके बाद उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, जिसमें वो मंत्री बना के बैठा हुआ था। सबसे पहले राजा खुद होता था एम्परर, उसके बाद मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है जी, 4 मिनिस्टर्स ही अपने उसमें रखता था। वजीर होता था, और वजीर क्या करता था? वजीर सारे के सारे एक्सपेंडिचर और इनकम्स को देखता था। फिर होता था मीर बख्शी, क्या होता था? मीर बख्शी, ये मिलिट्री को देखता था, मनसबधारी को देखता था, मैसेंजर वहां से वहां करता था। और सदर, असदर, ये सारे के सारे रिलीजियस पेट्रोनेज को देखता था, ठीक है जी। जितनी भी रिलीजियस होते सारे उसको देखता था ये, ठीक है जी। ये अकबर के 4 जो थे इंपॉर्टेंट थे मिनिस्टर्स थे। हम आपको मुगल सब पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया था। बाबर के बाद हुमायूं आया, और हुमायूं वो एक ऐसा राजा था जो भारत में 2 बार जिसने अपना राज्य साम्राज्य बनाया। उस जो 15 साल के गैप के अंदर सूर एम्पायर उस समय बैठा हुआ था। सूर एम्पायर के अंदर शेर शाह सूरी था, फिर उसका बेटा आदिल शाह सूरी आया, और उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिस वैक्यूम के अंदर बहुत से स्ट्रगल हुए, कभी कोई किंग बन रहा था, कभी कोई किंग बन रहा था। और उसके बाद जो है हुमायूं दोबारा गद्दी पे बैठता है, लेकिन हुमायूं ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाता है। एक दिन ये अपनी लाइब्रेरी में होता है, और लाइब्रेरी से नीचे गिर के इसकी मौत हो जाती है।
और इसका पुत्र जो होता है अकबर, वो अगला राजा बनता है। मैंने आपको बताया था अकबर का, कल मैंने आपको पूरी क्लास में बताया था कि अकबर को ग्रेट क्यों कहा जाता था, कि वो किस तरीके से वॉर्स को जीता था, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत अलग थी, बहुत स्ट्रेटेजी अलग थी। तो बाबर का जो रेन रहा वो 1526 से 1500, हुमायूं का रहा 1530 से 1540 एक दफा, फिर 1555 से लेके 1556 दूसरी बार, और अकबर रहा 1556 से लेके 1605 तक। और इसके बाद जो भारत की गद्दी के ऊपर आता है, एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल मैन आता है, बहुत कंट्रोवर्सी वाला एक व्यक्ति आता है, और वो अपने बाप के तो बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल अपने बाप से उल्टा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल अपने बाप से उल्टा होता है। देखिए अकबर के ना जो बच्चे थे, 5 इंपॉर्टेंट बच्चे थे इसके, उसके बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कभी जीके में सवाल आता है तो उसके 5 इंपॉर्टेंट बच्चे थे। एक का नाम था हसन और हुसैन, जिनकी माँ थी आराम बख्श। एक इसका बेटा था जहांगीर। एक का नाम था डानियल मिर्जा और एक का नाम था मुराद मिर्जा। तो अकबर के ये बच्चे थे, 5 इंपॉर्टेंट बच्चे थे। अकबर को ना एक प्रॉब्लम भी थी, इसके 2 बच्चे तो यंग एज में ही डेथ हो गई थी। ये जो जहांगीर है ना, ये जो जहांगीर है, ये वो जो जोधा भाई थी उनका पुत्र है ये। हरका भाई जो थी ये उनका पुत्र है, याद रखिएगा। तो उनके जो 2 पहले भाई थे ना, हसन और हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो जहांगीर है वो अकबर और जोधा भाई का बेटा है, तो दोनों ही माँ बाप परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होते हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो वो एक शेख के पास जाते हैं, सलीम चिश्ती जी के पास जाते हैं, एक सूफी सेंट होते हैं, उनके पास जाते हैं, और वो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। उसी के नाम पे इसका नाम सलीम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? सलीम पड़ा है, याद रखिएगा। तो 31 अगस्त 1559 के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम वो क्या रखते हैं? सलीम रखते हैं। उसके बाद वो जहांगीर है। और आपको पता होगा उसकी माँ का नाम एक बहुत बड़ा नाम था, एक मॉम्टेन नाम भी था ना, हरका भाई, जोधा भाई, और एक बहुत बड़ा नाम जो था वो भी इस बच्चे को मिलता है। तो ही हैड 2 एल्डर ब्रदर्स, ट्विन ब्रदर हसन और हुसैन, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती। ठीक है जी। और अकबर जो है टुक मरियम उस जमानी, ये उसकी वाइफ है, जोधा भाई का नाम था, वो लेके जाता है और ब्लेसिंग लेता है सलीम चिश्ती जी की, और उनको बच्चा पैदा होता है, ये वाला जिसका नाम क्या होता है आपका? जहांगीर। जो है वो बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके नाम के ऊपर ही क्या रख दिया जाता है? नाम का सलीम रख दिया जाता है। तो सलीम चिश्ती जी के भी एक आपको आपको एक फैक्ट बताता हूँ। तो जब अकबर ने पूछा कि आपकी डेथ कब होगी, तो सलीम चिश्ती ने बोला कि अगर इसको कोई बात याद रह गई तो मेरी डेथ हो जाएगी। तो एक बारी, ये बहुत पढ़ा लिखा था जहांगीर, तो इसकी ट्यूटर जो थी, जो पढ़ाने आते थे इसको, उन्होंने इसको एक कविता सुनाई, और कविता उसको याद हो गई, और जैसे उसने कविता दोबारा पढ़ी तो सलीम चिश्ती डेथ हो गई। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको एक याद करने के एक जोड़ देगा, मदद कर देगा कि सलीम चिश्ती इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है जी, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसका नाम वो लोग सलीम क्यों रखते हैं, आपको समझ में आ गया क्यों इतना वो ऑनर करते हैं उसको, वो नाम रखते हैं उसका। और सलीम को 5 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया जाता है। जो पहले इसके जो टीचर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है कुतुबुद्दीन कोका। क्या नाम है बेटा? कुतुबुद्दीन कोका। इनको पढ़ाने के लिए वो आते थे, पर्शियन लैंग्वेज सिखाते थे। ठीक है जी, बाकी भी सब उनको सिखाया जाता था। तो जहांगीर ने अपनी एजुकेशन 5 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। कुतुबुद्दीन जो कोका है वो क्या है? इनके पहले ट्यूटर है। अब देखिए जो जहांगीर है, ने 20 दफा शादियां कर। ठीक है जी, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने कितनी बार कितनी शादियां करी हैं। उसकी 20 तो लिखित शादियां, कि 20 चाहे तो उसने करी हैं, 20 चाहे तो उसने करी हैं, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सबसे पहले वो शादी करता है जब वो बहुत छोटा होता है, 1585 के अंदर, महज 11-12 साल का होता है। सबसे पहले वो शादी करता है कुंवारी महाबत गाजी से, और उसको वो नाम देता है शाह बेगम। तो आपसे पूछेंगे कि जहांगीर ने किसको शाह बेगम का टाइटल दिया था, तो मान बावत देजी जो थी उनको टाइटल दिया। उससे उनको एक बेटा हुआ खुसरो मिर्जा। क्या नाम हुआ? खुसरो। याद रखिए क्या नाम है इसका? खुसरो मिर्जा। उसके बाद मनवती देजी से शादी होती है, उनको ये उपाधि देता है बल्किस मकानी की। उनसे इनको बेटा होता है प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम, इनको बेटा होता है। उसके बाद वो भाटी राजपूत प्रिंस से शादी करता है, और 1611 में जाकर कहीं ये शादी करता है मेहरुन्निसा। जब वो किंग बन चुका होता है, मैं आपको बताऊंगा, मेहरुन्निसा इसकी सबसे बिलव्ड वाइफ है। मेहरुन्निसा सबसे इसकी बिलव्ड वाइफ है, और 1611 में शादी करता है। ये गद्दी पे बैठा है 1605 पे। जहांगीर 1605 पे अपनी गद्दी पे बैठा है,
6 साल के बाद वो शादी करता है मेहरुन्निसा से। उससे पहले उसने बहुत सारी शादियां करी हुई हैं। ये 2 बच्चे उसके याद रखना, एक का नाम है खुसरो मिर्जा और दूसरे का नाम क्या है, प्रिंस खुर्रम। ये इसके याद रखिएगा। इसके 2 इंपॉर्टेंट बच्चे हैं ये वाले। कौन कौन से हैं? खुसरो मिर्जा और प्रिंस खुर्रम। प्रिंस खुर्रम जानते हैं कौन है? आपको बताऊं? शाहजहां, जो अगला मुगल किंग बनने वाला। और खुसरो मिर्जा कब पैदा हुआ है? 1585 के अंदर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनना। ये ध्यान से। एक चीज बताओ छोटे, 1585 में पैदा हुआ वो खुसरो मिर्जा, पैदा हुआ। और ये गद्दी कब बैठा है? 1605 के अंदर बैठा है। मतलब इस साल में कितने टाइम का हो गया होगा? 30 साल का हो गया होगा। और आपको पता होगा उस टाइम पे तो 14 15 15 साल के बच्चे तो किंग बन रहे थे। तो ये तो 30 साल का हो गया। 20 साल का, 20 साल का हो गया ये तो। 20 साल का हो गया ये तो। अब देखिए भाई, अकबर जो था ना, वो ये चाहता था कि ये खुर्रम बने किंग। खुसरो, सॉरी, खुसरो मिर्जा किंग बने। वो जहांगीर को नहीं चाहता था कि जहांगीर जो है वो किंग। ऐसा जहांगीर ने किया क्या है कि जहांगीर किंग नहीं बनना चाहिए? ठीक है जी, कि जहांगीर किंग नहीं बनना। इसकी अलग एक स्टोरी है, वो कैसे वो बनता है, किंग बनता है। अकबर जब अपने आखिरी समय के अंदर था, तो वो जीते जी जहांगीर को किंग बना गया था। लेकिन उसका एक अलग वो है कि उसने भेस वैसा ले लिया था जैसे खुसरो मिर्जा लगता था। तो ये इसका बेटा है जहांगीर का। और ये सबसे पहले अपने बाप से विरोध कर, ठीक है जी, अपने बाप से विरोध कर देगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो शादी मतलब किंग नहीं बनना चाहता? देखिए, जो जहांगीर था ना, उसको ओपियम की और वाइन की आदत लग गई। ऐसा कहा जाता है वो दिन में 14 गिलास और रात को 6 गिलास शराब के पीता। मतलब एक दिन के अंदर 20 गिलास वो शराब के पीता था, ओपियम कंज्यूम करता था। और एक टाइम तो ऐसा आ गया, उसने ये बोला कि मेरी बीवी ये सब राजपाट संभालेगी, मुझे सिर्फ एक बोतल वाइन की और एक मीट का पीस चाहिए। तो ये कोट किसने करा है? जहांगीर ने करा है। तो जब इतनी खराब औलाद होगी तो क्यों उसको कोई राजा बनाएगा? समझ के बात का मतलब, क्यों उसको राजा बनाएगा? उसके बाद उसको बहुत शौक था, ये जो गाने बजाने वाली होती थी उनको बहुत शौक था। अकबर के दरबार के अंदर एक डांसर थी, उसका नाम था आपका अनारकली। तो सलीम जो था, उससे वो मोहब्बत करने लग गया। तो उसके बाद जो अनारकली है उसको फिर वो गाड़ दिया दीवार के बीच में। और ऐसा कहा जाता है कि सलीम ने बोला कि अगर एक दिन मुझे मिल जाए ये देखने के लिए, तो मैं पूरी जिंदगी अपनी खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन उसका बाप उसको देखने नहीं देता, अकबर उसको देखने नहीं देता। तो ये कुछ लोग कहते हैं मिथिकल है, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? 3 नवंबर 1605 पे गद्दी पे आके बैठ जाता है। इसके फादर की डेथ अक्टूबर में हुई है, अगर आपको याद हो तो। 3 अक्टूबर को भी बीमार पड़ा था, 27 अक्टूबर को अकबर की डेथ होगी। और अकबर का वो बेटा है जहांगीर, वो गद्दी पे बैठता है। और इसका नाम पड़ता है नीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ये अपने आप को उपलब्धि दे देता है। और पूरा मुगल साम्राज्य अब किसके कंट्रोल में आ गया? इसके कंट्रोल के अंदर आ गया। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसका विद्रोह कौन कर रहा है? इसका अपना ही बेटा। इसका नाम क्या है? खुसरो मिर्जा। अब देखिए, जहांगीर पावरफुल तो था ही था ही। तो जहांगीर ने सबसे पहले अपने बेटे को पकड़ने के ऑर्डर दिए कि इसको पकड़ के नजरबंद कर दो, इसको पकड़ के नजरबंद कर दो। नजरबंद कर दिया। फिर वो बाहर आया, फिर विद्रोह कर दिया। तो इसकी आंखों को उसने उड़वा दिया, वो पार्शली ब्लाइंड करवा दिया। ठीक है जी, जहांगीर ने अपने ही बेटे को पार्शली ब्लाइंड करवा दिया। और ये गुरु अर्जन देव जी के पास जाता है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अगर आपको याद हो तो याद आया, मैंने जब सिखिज्म के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, यही जाता है गुरु अर्जन देव जी के पास। ठीक है जी, खुसरो मिर्जा। तो ये गुरु अर्जन देव जी के पास जाता है और उसको पार्शली ब्लाइंड कर दिया जाता है। इसको मारेगा नहीं, मारने के ऑर्डर जो होता है इसका बड़ा भाई देगा, प्रिंस खुर्रम, शाहजहां। वो देगा ऑर्डर इसको मारने के, ये नहीं देगा। इसने तो इलाज भी करवाया इसका बाद में। जहांगीर ने अपने बेटे का बाद में इलाज भी करवाया, लेकिन वो फिर वो अपने बेटे को कभी आंख नहीं दे पाया। तो इसने क्या करा? इसने ब्लेसिंग्स ली थी गुरु अर्जन देव जी की। ठीक है जी, फिर गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने शहीद करवा दिया जहांगीर ने। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे कैसे क्या हुआ था, तो इसको हम डिटेल में बात अब नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1611 के अंदर इसकी शादी होती है मेहरुन्निसा। अब शादी होती कैसी?
देखो सबसे पहले तो ये जो है ये विडो है। ये विडो है, किसकी विडो है आपको पहले समझाते हैं। इसका जो नाम है घर वाला, उसका नाम था मेहरुन्नी। ठीक है जी। जहांगीर के दरबार में एक बहुत ही बड़ा सूरमा पैदा हुआ, जो मिलिट्री का कमांडर था, उसका नाम था अली कुली। ठीक है जी, वो था। और उसने भी शेर को मार दिया था। तो आपको याद होगा, जो कोई शेर को मारता उसका नाम क्या पड़ता था? शेर खान। तो इसका नाम पड़ गया शेर अफगन खान। तो उसकी डेथ हो जाती है। एक दफा ये बाजार में जाता है, एक फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल बाजार में जाता है, तो वहां इसको दो बर्ड्स नजर आते हैं। ठीक है जी। तो वो उसको पकड़ा देता है, 2 मिनट पकड़ लो मैडम आप दो। तो एक बर्ड उड़ जाता है। तो फिर जहांगीर पूछता है वो कैसे उड़ गया, वो दूसरा भी उड़ा देती है, बस दोनों की आंखें मिली और प्यार हो गया। और इसने जो है इस विडो के साथ शादी कर ली। और इसके तो प्यार में ऐसा पागल हुआ ये, के बाद तो इसने पूरे के पूरे मुगलों को ही दबा दिया, बर्बाद कर दिया। इसने इसको नाम दिया नूरजहां। अब इसको नाम नूरजहां का मीनिंग होता है पूरी दुनिया में जो रोशनी देगी। ठीक है जी। बहुत अभी काम करेगी ये लड़की, अभी बहुत खतरनाक है ये अपने बाप को, अपने भाई को, सबको मुगल शासक में ले आती है। ठीक है जी। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है पूरी की पूरी मुगल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिंस आता है, याद होगा आपको? याद आया? इसको भेजता है किंग जेम्स 1। अगर आपने आज वाली वीडियो भी देखी होगी, तो जो मैंने भेजी थी, मैंने आपको बताया था टेस्ट है। तो किंग जेम्स 1 इसको भेजता है। अब ये जाता है, तो जहांगीर कहता है भाई तू तो इंग्लिश खान है। क्या है तू? इंग्लिश खान है। इंग्लिश खान कौन किसको कहता है? तो जहांगीर कहता है किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को ये कहता है। और उसके बाद 1614 के अंदर थॉमस रॉय भी आता है। ठीक है जी, थॉमस रॉय भी आता है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक बेटा सबको समझ में आ गया कि जहांगीर का क्या पर्सनैलिटी और क्या उसका करेक्टर है? उसके बाद जो 1616 के अंदर ये अपने बेटे को खुर्रम को, एक तो खुसरो मिर्जा है, उसकी तो पार्सली ब्लेंड करवा दिया, अपने बेटे खुर्रम को ना वो साउथ में भेजता है। कहता है जाओ अहमदनगर सल्तनत को, बीजापुर और गोलकोंडा इसको जीत के आओ। और इसको ये जीत लेता है। कौन? प्रिंस खुर्रम। और यहीं से प्रिंस खुर्रम का नाम क्या पड़ता है? शाहजहां। इसने पूरा जहां ही अपने काबू में कर लिया, शाहजहां कर लिया। तो जहांगीर ने इसको ये उपलब्धि कब दी है? ये उपलब्धि तब दी है जब इसने साउथ के अंदर 3 किंगडम्स को जीत पाली थी। समझ में आ गया? मुकुल गुड इवनिंग बेटा, समझ में आ गया बेटा? तो शाहजहां नाम कैसे पड़ा प्रिंस खुर्रम का? जब वो साउथ में जीत के आया है। ठीक है जी, वो जीत के आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये मालवा जाते हैं। मालवा आपको याद होगा ना बेटा, राणा प्रताप जी, याद आया आपको? चित्तौड़ के अंदर इसके पापा लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, अकबर लड़ने के लिए गया था, याद है आपको? तो 1615 के अंदर अमर सिंह एक, जो महाराणा प्रताप जी के बाद आते हैं, उनके जो अगले जो वो होते हैं किंग बनते हैं, उनसे बैटल करता है और वो बैटल भी वो जीत लेते हैं। और यहाँ पर फिर वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। तो ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ किन दो के बीच में साइन हुई है? शाहजहां और अमर सिंह 1 के बीच में। या वहां पे शाहजहां का नाम नहीं होगा, वहां पे क्या नाम हो सकता है? खुर्रम, प्रिंस खुर्रम वहां पे नाम हो सकता है। ठीक है जी। तो 1615 के अंदर राणा अमर सिंह और जहांगीर, इन दोनों ने, जो सॉरी जो अमर सिंह है, उन्होंने जहांगीर को अपना वो मान लिया, यही बड़ा बॉस है और मैं इनके अंदर ही काम करूंगा, याद रहे। ठीक है जी, आगे बढ़ते। अब 1621 के अंदर क्या होता है? शाहजहां को ऐसा लगता है कि मेहरुन्निसा अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। समझ में आ गया? अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। और शाहजहां का एक पहले ही बड़ा भाई है प्रिंस खुसरो, तो वो खुसरो को मारने के ऑर्डर दे देता है, कि तो गर्दन कटवा देता है। उसके बाद जो इसका भाई होता है मेहरुन्निसा का, वो अपनी बेटी की शादी शाहजहां से करवा देता है, कि अगर इसका बेटा बनेगा तो मेरा भांजा बन गया, और ये बनेगा तो मेरा क्या बन गया? दामाद बन गया, राजा बन गया। ये आपस में इन दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है, मतलब वो ठीक से, शाहजहां को ऐसा लगता है कि जो मेहरुन्निसा है वो अपने ही किसी पास वाले बंदे को अगला किंग बनाएगी, और यहाँ पर ये क्या चाहता है कि मैं किंग बनूंगा। समझ गए ना बात का मतलब? एक टसल चल रही है दोनों के बीच में। अब भाई को बहुत आदत है, तो ये क्या कहता था हमेशा? ऑल आई डिजायर, जहांगीर ने कहा, इज ए कप ऑफ वाइन एंड ए पीस ऑफ मीट टू रूल द किंगडम। आई हैव नूर महल। क्या नाम है इसका? नूर महल। अब आप कहोगे सर ये नूर महल कौन है? जब वो शादी करके लाया उसको, नूर जहान को, तो उसका नाम तो मेहरुन्निसा था।
तो सबसे पहले उसने उजाला करा उस पूरे के पूरे पैलेस में। उसने बोला कि तू तो रोशनी है मेरे पैलेस की, तो उसको नाम दिया नूर महल। और उसके बाद इसने बोला कि नहीं तो तू तो पूरी दुनिया के अंदर रोशनी दे रही है, पर क्या नाम पड़ गया, नूर जहान। समझ गए? तो मेहरुन्निसा, नूर महल और नूर जहान सब एक ही हैं। बस जितने जितने उसके लगे होंगे उसको उस हिसाब से उसको बात बोल पा रहा था। तो ये कोट किसका, इज ए कप ऑफ वाइन एंड पीस ऑफ मीट, ये जहांगीर ने कहा था। बहुत ये ओपियम कंज्यूम करता था। 20 डेज 20 गिलासेस वाइन ये कंज्यूम करता था 14 दिन में और 6 रात में। ठीक है जी, याद रखिएगा, 14 दिन में और 6 याद में। अब ये थोड़ा ना कि सारे कांड गलत ही करेगा बंदा, कुछ अच्छे भी तो करेगा। इसने अपने यहाँ पर एक चेन ऑफ जस्टिस बनवाया। इसमें क्या था, इसने 60 घंटियां लगवाई कि जिसको अगर कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो वो ये बेल बजा दे और मैं उसका सीधा न्याय करूंगा, उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, न्याय करूंगा। तो आपसे पूछ सकते हैं चेन ऑफ जस्टिस ये किसने स्टार्ट करा है? तो चेन ऑफ जस्टिस वाज स्टार्टेड बाय जहांगीर। ठीक है जी, 1614 के अंदर। और इसके अंदर इसने 60 घंटियां लगवाई थी अपने घर के, अपने महल के बाहर 60 घंटियां उसने लगवाई थी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया तो यस लिखना बेटा। बढ़ते देखो भाई, उसके बाद जैसे ही वो राजा बनता है ना, ये 12 एक रूल्स लेके आता है अपने यहाँ पर। कितने रूल्स लेकर आता है? 12 रूल्स लेकर आते हैं। एक बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा इसके 12 रूल्स क्या थे। सबसे पहले उसने रूल ये बनाया कि जितने भी छोटे मोटे टैक्सेस हैं सारे माफ कर दिए। जितने भी छोटे मोटे जो टैक्स लगते हैं उन सबको उसने माफ कर दिया। उसके बाद उसने ये बोला कि जहां जहां पर चोरियां हो रही हैं, जहां जहां पर भी चोरियां हो रही हैं, रोड्स के आसपास जहां पर चोरियां हो रही हैं वहां पर आप मस्जिद बनवाओ, खाने पीने का अरेंजमेंट करो कि कोई बंदा चोरी। उसके बाद उसने ये बोला कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर उसके आगे कोई बंदा बचा हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी जगह मिल जाएगी, कोई उसको फोर्स नहीं करेगा जगह छीनने के लिए। उसके बाद उसने ये बोला कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक नहीं करेगा। खुद वो बहुत पीता था लेकिन उसने बैन लगवा दिया कि अगर सारे पीएगा तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो उसने इसको खत्म करवा दिया। उसके बाद उसने ये बोला कि ये नहीं चलेगा किसी ने चोरी करी कि उसके हाथ कटवा देंगे, किसी का पैर कटवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ, ये इतना पागल था नूर जहां के चक्कर में। एक नूर जहान का एक पौधा था, वो माली ने काट दिया, तो उसने माली के हाथ ही कटवा दिए कि तूने पौधा क्यों कटवाया। ठीक है जी। और खुद का ऑर्डर क्या था ये वाला, कि कोई भी जो है किसी के भी वो हाथ पैरों को नहीं काटेगा। आगे बढ़ते हैं। उसने सब जितने भी जो जो लैंड ऑफिसर्स थे उन सबको ये बोला था कि कोई भी जबरदस्ती किसी से कोई भी कल्टीवेशन नहीं करवाए। उसने ये भी कहा कि हॉस्पिटल्स बनवाए जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे। ठीक है जी। और उसने ना वीरवार को, जो थर्सडे का दिन होता है, उस दिन वो कोई भी जो है वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, किसी भी एनिमल को नहीं मारेगा। ठीक है जी। और संडे को भी नहीं मारेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब जहांगीर पैदा नहीं हो रहा था ना, जब जहांगीर पैदा नहीं हो रहा था तो अकबर बहुत परेशान था। तो एक दफा अकबर शिकार करने के लिए गया, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी जो वाइफ थी जोधा भाई, उसको दिक्कत होगी उस दिन। तो उसने कसम खा ली कि आज के दिन तो मैं कभी भी शिकार नहीं करूँ। तो उस दिन वो शिकार नहीं करता था। सेम थर्सडे के दिन इसने भी शिकार करने से मना कर दिया। और संडे को इसके पापा का बर्थडे आता था, यानी कि अकबर का बर्थडे आता था। तो ये 2 दिन शिकार नहीं करता, वीरवार और संडे को ये शिकार नहीं करता। ये सब एग्जाम में आएगा तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने जो मनसबधारी सिस्टम है उसके अंदर ये बोला गया कि जरूरी नहीं है, अपनी भी पोस्ट उसने बना दी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो 2 पोस्टें बनवाता है अभी आगे जाके अपनी भी। ठीक है जी। और उसके बाद जितने भी प्रिजनर्स थे सबको बोला जाओ आजाद कर दिया, ऐश करो। ठीक है, सबको जेल से रिहा कर दिया। अब जैसे वो किंग बनता है 1605 के अंदर। अब मैंने आपको बताया ना कि वो जो मनसबधारी सिस्टम था, उसको उसने, मनसबधारी क्या थे, सबसे टॉप पे जो बंदा बैठा होगा वो सबसे हाई ऑफिशियल था। इसने एक नया सिस्टम चालू कर दिया, दू असफा सिल फसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया। जिसके अंदर इसने बोला कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपका जो कोटा होगा उसी के हिसाब से बनेगा। किंग चाहे तो किसी को भी बना सकता है। तो दू असफा और सी असफा सिस्टम किसने स्टार्ट करा? जहांगीर ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं आगे। मेहरुन्निसा के पापा थे। ठीक है जी, मेहरुन्निसा के पापा थे। पापा की डेथ हो गई। तो उसने अपने पापा की डेथ के बाद एक बहुत ही ग्रैंड उनके लिए एक मौजूलम बनवाया। ये देख रहे हो कितना है ये? इसको बोलते हैं बेबी ताज, बच्चा ताज। ठीक है जी। इसको बोलते हैं टॉम्ब ऑफ इमाद उद दौला। क्या नाम है इसका? टॉम्ब ऑफ इमाद उद दौला। और ये किसने बनवाई? तो ये बनवाई नूर जहां ने अपने पापा की याद में, मिर्जा ज्ञानीज बेग
का नाम है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ पर है, तो ये आगरा के पास है। हाँ, आगरा के पास है बेटा ये। इसको बोलते हैं टॉम्ब ऑफ इमाद उद दौला। देखो कितनी भव्य है, 1622 में बनवाई है इसने ये अपने पापा के लिए। सोचो कितना बड़ा इसके दिमाग पे वो रहता होगा इसका। मतलब जहांगीर सब कुछ इसके हाथ में कंट्रोल देके चला गया था, मेहरुन्निसा के चक्कर में चला गया। अब मेहरुन्निसा ने क्या करा, जहांगीर तो पी के बैठा हुआ आराम से, डिसीजन कौन लेगा, तो इसने एक जुंता बनाया। क्या बनाया, जुंता। उसमें कौन कौन था, वो थी मेहरुन्निसा, इसके पापा, इसके भाई और प्रिंस खुर्रम। ये चार बंदे मिलके जुंता बनाए उन्होंने। ठीक है, कितने बंदे थे, चार बंदों ने मिलके जुंता बनाई। कौन कौन है उसके अंदर, मेहरुन्निसा, उसका पापा मिर्जा गाइस बेग, उसका भाई असफ खान और प्रिंस खुर्रम। तो ये चारों बंदे डिसाइड करते थे और फिर ये आगे जाके क्या करते थे, आपका जहांगीर को बोलते थे। जहांगीर तो पी के सेट है, उसको क्या पता चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और सब डिसीजन ये लेते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं इन जुनता में कौन नहीं था, तो उसका भाई, उसका बाप प्रिंस खुर्रम और वो खुद, चारों थे। तो नूरजहान, मिर्जा गैनिस बेग, असफ खान और प्रिंस खुर्रम। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, जुनता। नूरजहान का जुनता, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद होगा अने अकबारी किसने लिखी है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। अने अकबारी लिखी है अबुल फैजल ने। किसने लिखी है, अबुल फैजल ने। अबुल फैजल अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न था, अगर आपको याद हो। अकबर के 9 नवरत्न थे, उसमें से एक नवरत्न था अबुल फैजल। एक दिन अबुल फैजल जो है कहीं घूमने फिरने गया हुआ था, कहीं घूमने के लिए गया हुआ था, बुंदेलखंड का राजा था। जहांगीर ने उसको कह के अबुल फैजल को भी मरवा दिया। जहांगीर ने अबुल फैजल को भी मरवा दिया और इस बात से अकबर को बहुत झटका लगा। तो 1602 के अंदर अबुल फैजल को वीर सिंह, जो बुंडेला का राजा था, उसने मरवा दिया और अकबर को बहुत दुख लगा। तो जहांगीर ये कहता है कि अगर अबुल फैजल जिंदा रहता तो मैं कभी किंग ना बन पाता, क्योंकि अबुल फैजल बड़ा लॉयल था अकबर के। वो बताता था भाई ये तो पूरा दिन पी के सेट रहता है, इसको क्या तू राजा बना रहा है भाई, ये तो मुगल सल्तनत को खत्म कर देगा पूरी तरीके से। तो वो कहता कि मेरे राजा बनने के लिए बहुत जरूरी है कि अबुल फैजल को मरवा दिया जाए। तो अबुल फैजल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जिसने इसके पापा की बायोग्राफी लिखी, क्योंकि अकबर तो गवार था, लिखी है, उसको भी किसने मरवा दिया, जहांगीर ने। जहांगीर कोई काइंड बंदा नहीं था, आप सोचो, बिल्कुल भी काइंड नहीं था वो, बिल्कुल भी काइंड नहीं था, बिल्कुल भी। एक और किस्सा बताया जाता है, एक दफा कोई बंदा था, किंग था, उसने किसी ट्रांसजेंडर को किस कर दी। तो इसको गुस्सा चढ़ा, इसने बोला हाथी के पैर के नीचे से कुचलो मत, हाथी के पैर के पीछे भांग दो जब तक जिंदा रहेगा। मतलब हाथी जितना चलेगा इसको रौंदता हुआ चलेगा। तो बेचारे को तड़प तड़प के मरने की सजा दे दी जहांगीर ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, जहांगीर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा था और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जिसका नाम है तुज़्ग ए जहांगीरी। क्या नाम है, तुज़्ग ए जहांगीरी। और आपसे ना भाषा पूछते हैं, तो भाषा थी पर्शियन। याद रखना केवल दो ही शासक हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक था बाबरनामा, बाबर ने लिखी है, और दूसरा था जहांगीर, जिसने लिखी है तुर्क के बाप जहांगीरी। इससे जो पिछले वाला अकबर था उसकी अन्य अकबारी अबुल फैजल ने लिखी है। और ये तुर्क के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में ये भाषा आपकी लिखी गई। उस आगे बढ़ते हैं। देखिए पेंटिंग बड़ी फेमस है। देखिए मुगलों के टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स का जो वो शौक चढ़ा था, जैसे शाहजहां के टाइम में बहुत सारी, बॉब द बिल्डर था, उसने बहुत चीजें बनवाई हैं, लेकिन जो पेंटिंग्स का जो सबसे ज्यादा जो वो था, मतलब शौक था, वो जहांगीर के टाइम पीरियड में। जैसे अकबर के टाइम पीरियड में क्या था, वो लड़ने में बहुत समझदार था, मनसबदारी सिस्टम लेके आ रहा है, इसके शौक ही अलग है। इसको भाई ने क्या करवाया, पेंटिंग बनवा दी। और ये जो पेंटिंग है ना, ये जिसमें इसने बाघ को पकड़ा हुआ है, ये बनवाई थी उस्ताद मंसूर। तो पूछा जाता है कि जो बाज वाली पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसकी है, तो ये मुगल एम्पायर जहांगीर की है। और इस पेंटिंग को बनाने किसने बनवाया था, उस्ताद मंसूर ने इसको बनाया था। या आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि किस मुगल शासक के टाइम पीरियड के अंदर पेंटिंग अपने जीनत पे पहुंच चुकी थी, तो ये टाइम पीरियड किसका था, जहांगीर का था। ठीक है बेटे, जहांगीर का। आगे बढ़ते हैं। तो 1627 के अंदर इसका 22 साल तक का रेन रहा है। 1605 में राजा बना ये, और 1627 के अंदर इसकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है जी, इसने भगवान से बोला कि भगवान अगले टाइम पे दांत बेशक एक दियो लेकिन लीवर 32 दियो। इसने भगवान से बोला कि दांत चाहे एक दे देना भगवान, लेकिन नेक्स्ट टाइम लीवर 32 देना।
ऐसे ही बेचारा पहले कश्मीर से काबुल जा रहा था, काबुल से कश्मीर की थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाएगी, बुजुर्ग हो चुका था और ये टैं बोल गया। उसके बाद लाहौर के अंदर, जहाँ पर इसकी बिम्बार नाम की जगह है लाहौर के पास, वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। और वहाँ पर फिर इसकी जो बीवी है एक मकबरा बनवाती है। ठीक है जी। तो एकमात्र शासक है भारत का जिसकी कब्र भारत में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है। वो कौन है? आपका जहांगीर है। तो जहांगीर का जो मकबरा है, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर, वो शादरा लाहौर में। हाँ बेटे। तो बाबर की बेटे बाद में दिल्ली आत हो गई थी इंडिया के अंदर। देखिए पहले तो इंडिया में थी ना, पहले तो इंडिया में थे ना। क्या बोल, मैं ला दे कभी, ला दे इसको यार। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर, तो ये शादरा लाहौर के अंदर है, आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक डच पेंटर था, वो भी इसके टाइम पीरियड पे आया था, इसका नाम था फ्रांसिस्को पलसाट। तो फ्रांसिस्को पलसाट जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था, 1620 से लेकर 1627 के अंदर उसने पेंटिंग बनाई थी ये। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक दफ़ा ये श्रीनगर गया अपनी बीवी के साथ, और बीवी को फूल रखने और बनाने दोनों का बहुत शौक था। इसने पति को बोला कि कुछ यार बाग बूग बनवा, तुम क्या कर रहे हो, ये खाली बैठे रहते हो। इस भाई ने क्या करा, शालीमार बाग बनवा दिया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर के अंदर जो शालीमार बाग है, वो अपने अपनी वाइफ के लिए, नूर जहान के लिए बनवाया 1619 के अंदर। बहुत पागल था प्रेम में भाई, बहुत बहुत। डल लेक के पास है ये। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक महाबत खान था, इसका बहुत ट्रस्टी दोस्त भी था इसका, बहुत अच्छा इसका फ्रेंड भी था, इसका मिलिट्री जनरल भी था। और ये इसके खिलाफ युद्ध कर देता है महाबत खान 1626 के अंदर। जब उसको लगता है कि ये खत्म होने वाला है, 1626 के अंदर महाबत खान इसके खिलाफ लड़ाई कर देता है। तो ये था हमारा भाई जहांगीर जो चल बसा। ये पूरा का पूरा इसका टाइम पीरियड था जहांगीर का। आई होप आपको जहांगीर के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा।